वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है सिविल सर्विसेज मेन एग्ज़ाम 2020 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पेपर्स हैं उनको हम असेस करेंगे, एवलुएट करेंगे कि कितना पेपर, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस रहे और किस तरीके से पेपर का पैटर्न था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट रहे हैं। काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है ये, और काफ़ी बड़ी संख्या में जो यूपीएससी एस्पायरेंट है, जो तैयारी करते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं। मेरा भी जो ऑप्शनल था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और जो पेपर वन है, पेपर वन में आई हैड स्कोर्ड 180 मार्क्स। तो इस बार का जो 2020 का जो पेपर है, जो हमारे सामने है, उसको हम लोग एवलुएट करेंगे और देखेंगे क्या इसका पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, और बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे अपने मार्क्स जो 180 मार्क्स थे पेपर वन में, उसी तरीके से बहुत सारे एस्पायरेंट जो है जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर किए और यूपीएससी में सिलेक्शन होके जो भी सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, उन्होंने प्राप्त की है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम भी इस ऑप्शनल्स के जो पेपर है 2020 का पैटर्न को समझेंगे और जो भी ज़रूरी गाइडेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर वन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझिए, पेपर में ये है सीएस मेन एग्ज़ाम 2020 सिविल सर्विसेज मेन एग्ज़ाम, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर वन। समय है इसमें टोटल 3 घंटे का, टाइम अलाउड 3 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स है 250 नंबर का है ये। क्या क्या इसमें निर्देश है, क्योंकि निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश। तो आइए देखते हैं क्या क्या विशेष अनुदेश है। कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित है तथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। परीक्षार्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मतलब जो आपको आंसर करना है, यू हैव टू आंसर ओनली 5 क्वेश्चन। अब देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, मतलब पहला और 5वां क्वेश्चन का आंसर तो आपने करना ही करना है, तथा उसके अलावा बाकी खंड से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब पहला और 5वां आपको आंसर करना है। टोटल हो गए, आपने 2 क्वेश्चन के आंसर कर दिए। कितने क्वेश्चन के आंसर देने? टोटल 5। और उसके बाद आपको टोटल 3 क्वेश्चन के और आंसर करने हैं। 2 तो कंपलसरी है, 3 और 3 को ऐसे सेलेक्ट करना है कि कम से कम एक जो क्वेश्चन एक भाग से आपको जरूर सेलेक्ट करना है। प्रत्येक प्रश्न भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है, और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में मुख्य पृष्ठ पे करना चाहिए। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। आइए आप आगे देखते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा इंग्लिश में, क्योंकि हमारे इंग्लिश मीडियम में काफ़ी बच्चे हैं, मेरा खुद का भी जो मीडियम था इंग्लिश था, तो हम ज़रा इसको एक बार तेज़ी से इंग्लिश मीडियम में समझ ले। प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। देयर आर 8 क्वेश्चंस डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस एंड प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। मैंने समझा दिया। कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, मतलब 5 क्वेश्चंस के आंसर यू हैव टू गिव। क्वेश्चन नंबर 1 and 5 इज कंपल्सरी, एंड आउट ऑफ रिमेनिंग any 3 are to be attempted, choosing at least 1 question from each section। तो ये आपको ध्यान रहे कि प्रत्येक सेक्शन से कम एक और आंसर करना है। ये बता दिया आपको। मीडियम आप उसी मीडियम में लिखना है जो कि आपने एडमिशन सर्टिफिकेट में मेंशन है। वर्ड लिमिट इन क्वेश्चंस वेयर एवर स्पेसिफाइड शुड बी एडहर्ड टू। जो वर्ड लिमिट है उसको करना है, उसको जितने, अगर 250 वर्ड में बोला है तो 250 वर्ड में ही आंसर आपको करना है। ओके। अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर unless struck off. Attempt of a question shall be counted even if attempted partially. Any page or portion of the page left blank in the question cum answer booklet must be clearly struck off। मतलब अगर आपकी कॉपी है ये, और आपने पहला यहाँ आंसर किया और दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से करना है, तो इसको आपको क्रॉस कर देना है। ये लिखा है इसमें कि आपने इसको क्रॉस कर देना है। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नाउ लेट्स से हमारा ये पहला जो क्वेश्चन है वो शुरू होता है यहाँ से। इन्होंने बताया था कि
2 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन आ गया हमारा, शुरू करेंगे। क्या है पहला सेक्शन? ये है खंड ए यानी कि सेक्शन ए। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब आपको पहले क्वेश्चन को आंसर करना ही करना है। क्या है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। मतलब 150 शब्दों में आपको आंसर करना है। वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स, तो इसमें हमें आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का सामर्थ्य लोक नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन की जटिलताओं और बारीकियों की अन्वेषणा में है। विवेचना कीजिए। इंग्लिश में करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इन इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड नुआंसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। डिस्कस। ओके, मतलब बेसिकली जो ये पूछ रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कॉम्प्लेक्सिटी और नुआंसेस जो है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, उससे रिलेटेड है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आप आपके इग्नो के नोट्स हैं या जो बेसिक किताबें हैं उनकी मदद से कर सकते हैं, और कुछ आप करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स देके। इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं अपना जो करंट अफेयर्स का सेशन करता हूँ चैनल पे, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे भी थे मैंने कि पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कोरोना वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, तो कोरोना वैक्सीनेशन एक पॉलिसी है कि इंडिया में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है अलग अलग फेजेस में। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आपको दिख भी रहा होगा, वो मैंने करंट अफेयर्स में कवर भी किया हुआ है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है, दैट दिस यू कैन ईजिली आंसर। अगला क्वेश्चन 1B का है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण के सिद्धांत और कार्रवाई के सिद्धांत में अंतर नहीं किया गया, टिप्पणी कीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस वेर नॉट डिफरेंशिएटेड इन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। कमेंट। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लक्ष्मीकांत पबेट की है या फिर मोहित भट्टाचार्य आपकी अगर आपने की है एडमिनिस्ट्रेटिव इसके, तो आप इजीली यू कैन आंसर। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन से आते रहते हैं। 1C क्या है? ये 10 नंबर का क्वेश्चन था ये भी। 1C है, विधि के शासन के अनुप्रयोग में स्वेच्छाचारिता कमजोर शासन का प्राथमिक कारण है। विवेचना करिए। आर्बिट्रेरीनेस इन द एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस। डिस्कस। तो गुड गवर्नेंस होता है, पुअर गवर्नेंस होता है, और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, और आर्बिट्रेरीनेस का मतलब ये है कि एक तरीके से आम भाषा में बोले तो बिना सर पैर के कोई भी डिसीजन लेना। और किस चीज़ को? रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून कुछ बना हुआ है और कानून को आप रूल ऑफ लॉ को अपनी मनमर्जी से कैसे भी उसको मरोड़ दे रहे हैं, और उसकी वजह से पुअर गवर्नेंस रिजल्ट होता है। तो ये भी आप लक्ष्मीकांत की बुक हो या बेसिक किताबें अगर आप कवर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की किताब है या फिर लक्ष्मीकांत है, मोहित भट्टाचार्य, इससे आप इसको कर लेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, नॉट दैट टफ। 1D में क्या है? जवाब देवता और उत्तरदायित्व के संदर्भ में संगठन के विभाग, मंडल तथा आयोग संगठन के भिन्न प्रारूप है। विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में, डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स एंड कमीशंस as forms of organizations are dissimilar in the context of accountability and responsibility। मतलब डिपार्टमेंट क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, कमीशन क्या होता है, एज फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये लक्ष्मीकांत पबेट की है या मोहित भट्टाचार्य, या फिर आपके नोट्स भी आते हैं अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं। पबेट की काफ़ी लोग कोचिंग भी करते हैं, या फिर कम से कम आप नोट्स भी लेके आ सकते हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में आपको कोचिंग नोट्स भी मिल जाएंगे, तो यू कैन गेट कोचिंग नोट्स ऑल्सो। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कोई बार बार आते रहते हैं, तो आपने अगर वहाँ से भी तैयार किया है, बेसिक बुक से भी तैयार कर सकते हो या कोचिंग नोट से भी आप तैयार कर सकते हो। ओके, सो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, यू कैन ईजिली आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 1E में क्या है? 1E में है, ये क्वेश्चन है 1E। इसमें है प्रशासनिक मानव, मनोवैज्ञानिक मानव तथा तार्किक मानव का सेतु बंधन। व्याख्या कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन ब्रिजेस द साइकोलॉजिकल मैन एंड द रैशनल मैन। एक्सप्लेन। तो ये जो आपकी थ्योरी है, ये भी थ्योरी से, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से रिलेटेड है,
और प्रसाद की किताब आती है, चाहे मोहित भट्टाचार्य या लक्ष्मीकांत या नोट्स, किसी से भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें सोचना है। बेसिकली रैशनल मैन, तो ये जो टेलर है और ये सब जो है इन सब की जो थ्योरीज थी अलग अलग, किस तरीके से साइकोलॉजिकली चीज़ों को नहीं कंसीडर करते थे, हॉथर ने एक्सपेरिमेंट, ये सब से जो चीज़ें निकल के आई, बेसिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वेश्चन है ये। सो दिस यू कैन ईजिली आंसर। किताब मैंने आपको बता दी किस तरीके की किताब आप इसको रेफर कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन, ये 51 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टोटल 50 नंबर का है और इसके 5 पार्ट थे और टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन 10-10 नंबर के 5 पार्ट लेके हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। अब आपको बाकी बचे क्वेश्चंस में से अभी हम देखते हैं जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं हमारे इस पार्ट में। टोटल क्वेश्चन है इस पार्ट में 3 और इस 3 में से मिनिमम आपको 1 करना है और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको कम से कम 1 करना है और मैक्सिमम आप 2 कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, अलग अलग पार्ट है, तो लेट्स सी। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें 2A में है, शासन की गतिशीलता, प्रबंध एवं लोक प्रशासन के लिए एक सांगठनिक अवधारणा है, क्योंकि प्रशासन का केंद्र बिंदु नौकरशाही राज्य से खोखला राज्य और तृतीय पक्ष सरकार की ओर से स्थानांतरित हो रहा है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में, द मूवमेंट टुवर्ड्स गवर्नेंस as an organizing concept for public administration and management is because the focus of administration has been shifting from bureaucratic state to the hollow state and the third party government critically examined। मतलब ये ठीक क्वेश्चन है और कई चीज़ों को मिक्स करके इसमें पूछा गया है। तो इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पास्ट में भी, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब थ्योरी को आपको अप्लाई करना होता है। तो जो मूवमेंट टुवर्ड्स गवर्नेंस एज एन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इज बिकॉज ऑफ द फोकस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन शिफ्टिंग फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक स्टेट टू द हॉलो स्टेट एंड थर्ड पार्टी गवर्नमेंट। तो आप इसको इजीली आप कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, और क्या क्या खामियां है, क्या प्लस है, माइनस है, उसको एवेलुएट करके यू कैन डू दैट। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। दिस इज 20 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ 2B है, भविष्य के संगठन स्वायत्त अनुकूली संरचनाएं होंगी परंतु वे अस्थायी व्यवस्थाएं होंगी। वॉरेन बेनिस ने संगठन के नए प्रारूप का चरित्र चित्रण किस प्रकार से किया, विवेचना कीजिए। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द फ्यूचर विल बी ऑर्गेनिक एडेप्टिव स्ट्रक्चर्स बट टेम्पररी सिस्टम्स। डिस्कस द हाउ वॉरेन बेनिस कैरेक्टराइजेस द न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में आप आपके नोट्स जो होंगे उससे आप इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, 15 नंबर का ये क्वेश्चन था। नाउ 2C में क्या है, उत्पादकता कार्य दशाओं का परिणाम नहीं बल्कि कार्य निष्पादन के प्रति कामगारों की भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम है। क्या एल्टन मेयो के निष्कर्ष समसामयिक संगठनों में प्रासंगिक हैं? 2C में पूछ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ वर्किंग कंडीशन बट द रिजल्ट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ वर्कर टू बी वर्क परफॉर्म्ड। आर एल्टन मेयोज फाइंडिंग रेलिवेंट इन कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, दिस इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का, और बेसिक किताब मोहित भट्टाचार्य लक्ष्मीकांत से यू कैन, और नोट्स के थ्रू यू कैन आंसर 2C ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3A, निष्पादन सूचना उपयोग सांगठनिक व्यवहार का एक प्रारूप है जो व्यक्ति कार्य सांगठनिक एवं पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन यूज is a form of organizational behavior that is influenced by individual, job, organization and environmental factor. Critically analyze. So ये भी जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उसी के थ्रू बेसिक किताबें मोहित भट्टाचार्य या नोट्स के थ्रू यू कैन आंसर दिस। और ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके का पैटर्न आता है। अगर पिछले 5 साल के भी क्वेश्चन आपने पबेड में सॉल्व किए हुए हैं, जब मेंस लिख रहे हैं 10 साल के, तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को आंसर करोगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन, ये पैटर्न है कोई, और इसमें सिर्फ जो थ्योरी है उसको आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट्स से इट्स 3B में क्या है। 3B क्वेश्चन इज नौ लोक सेवा लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार के आधार हेतु
लोकतंत्र एवं नागरिकता पर जोर देती है? स्पष्ट कीजिए। न्यू पब्लिक सर्विस एम्फसाइजेस डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप एज द बेसिस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से रिलेटेड है। प्रसाद की बुक पढ़ लीजिए, मोहित भट्टाचार्य की, लक्ष्मीकांत की, या नोट्स पढ़ लीजिए। ये किताब भी मैं आपको मटेरियल भी बताते चल रहा हूँ, तो इजी आपको रहेगा। ओके, नेक्स्ट 3C। 3C को में है, 3C है नव लोक प्रबंध के अंतर्गत जवाबदेहिता आमूल परिवर्तन से गुजरी है, यद्यपि संकेंद्रण निरंतर प्रबंध रहा है। अकाउंटेबिलिटी अंडर द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज़ अंडरगॉन अ रेडिकल चेंज ऑल्दो द फोकस हैज़ कंटिन्यूड टू रिमेन ऑन मैनेजमेंट। अकाउंटेबिलिटी अंडर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज़ अंडरगॉन अ रेडिकल चेंज। ओके, तो न्यू पब्लिक एनपीएम के ऊपर है, ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर, और उसके अलग अलग पैरामीटर्स है। तो अगेन जो बेसिक किताब है उससे यू कैन ईजिली कवर। तो इजी 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज 4A, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का। तो क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिफ्लेक्ट एन इंक्रीजिंगली ब्लर्ड बाउंड्री between the state and society and between justice and administration. Has administrative law become more constitutional than constitutional itself? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से है। इसकी एक किताब या तो आप लक्ष्मीकांत से करो, या फादिया की किताब आती है, या नोट से। ये उन चीज़ों के जो मटेरियल है उसको आप अप्लाई कर देंगे तो इस क्वेश्चन को यू कैन आंसर। ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर किया जा सकता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। 4B में है द कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हैव द सेम फोकस बट आर डिफरेंट इन अप्रोचेस, डू यू एग्री? द कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरी मतलब अभिप्रेरण के विषय वस्तु तथा प्रक्रिया सिद्धांत का केंद्र बिंदु एक ही है। तो आप इसको भी बेसिक बुक्स के थ्रू यू कैन आंसर इट। 4C लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है 4th क्वेश्चन का एंड पार्ट 1 का। Thrust on the citizen centricity and right-based approaches aim to empower the citizen. In the light of above, has the administrative accountability improved? Justify your argument. तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप यूज़ करिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, और इंटरनेट की चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप प्रोवाइड करिए, और बेसिक जो किताबें हैं, नोट्स हैं, उनसे आप लिख सकते हैं। बट इसमें आप कुछ करंट एग्जाम्पल यू नीड टू गिव। 4C में 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके थ्रू हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 में आपको मैंने बताया कि पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, उसके अलावा मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन के आंसर करने थे। नाउ पार्ट खंड बी यहाँ पे है, खंड बी है। खंड बी में पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपलसरी, 5th क्वेश्चन इज़ कंपलसरी। 150 वर्ड्स में लिखने हैं। लेट्स सी क्या क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन है आपका, तुलनात्मक लोक प्रशासन न तो अपने किसी प्रतिमान से शुरू हुआ, न कोई विकसित किया गया। टिप्पणी कीजिए। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड विथ नो पैराडिम ऑफ इट्स ओन एंड कंपेयर्ड नन। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किताब, इजीली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 5B, markets, hierarchies and network represents modern governing structure in government. Explain. बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक किताबें जो बताई 3-4 उससे आप कर सकते हैं। 5C, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। 5C में है, हैज़ पॉलिसी एनालिसिस बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लेजिटिमाइजेशन ऑफ स्टेटस को एंड इन पॉलिटिकल एंड सोशल डिसऑर्डर? डिस्कस। पॉलिसी एनालिसिस बिकम अ मेजर सोर्स मतलब क्या नीति विश्लेषण राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में यथा स्थिति के औचित्यपूर्णता का प्रमुख स्रोत बन चुका है। पॉलिसी एनालिसिस लेजिटिमाइज स्टेटस को इन, ओके, मतलब पॉलिसी एनालिसिस करते हुए स्टेटस को मेंटेन रखो, इस तरीके का है। तो इसमें थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स और बेसिकली पब्लिक पॉलिसी में आपको इग्नोर नोट्स और थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो यू कैन मेक वेरी गुड आंसर 10 नंबर में। 5D में फिजिकल पॉलिसी शुड एड्रेस द इशू ऑफ इनइक्विटी, इंट्रिकेसी एंड ऑब्सकरेंटिज्म। एक्सप्लेन। मतलब राजकोषीय नीति को असमता, जटिलता और सुधार विरोध का संबोधित करना चाहिए। व्याख्या कीजिए। ओके, तो फिजिकल पॉलिसी में इजी है, फिर आप बेसिक किताबें करेंगे लक्ष्मीकांत वगैरह, या फिर नोट से यू कैन आंसर।
ओके, 5E में है प्रिवेंटेशन ऑफ मिसकंडक्ट रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। कदाचार के निवारण हेतु राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तरों पर नैतिक मूल्यों के संस्थाकरण की आवश्यकता है, औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, इजी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बेसिक बुक से आप कवर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या वो हम देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन है administrative ideas must be seen in the context of environment in which they develop. In the light of above statement, examine the influence of new public management and information and communication technologies on comparative study of public administration. प्रशासनिक विचारों को उस पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें वो विकसित होते हैं। उपयुक्त कथन के प्रकाश में लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययनों पर नौ लोक प्रबंधन तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो सीपीए है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, एनपीएम के बारे में है। तो मेन बेसिक और मेन इसका कोर पार्ट है इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और बेसिक किताबों से जो बताई या नोट्स के थ्रू यू कैन आंसर दैट। क्वेश्चंस एनालिटिकल है, मतलब ऐसा नहीं कि आप जाके सीधा जो पढ़े हो वही लिख देंगे, नहीं, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और इस एनालिसिस में आपको हो सकता है कुछ एग्जांपल्स देने पड़े, कुछ करंट अफेयर्स यूज़ करना पड़े, डायग्राम्स आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, तो इसके थ्रू यू कैन आंसर। नाउ 6B में है अफर्मेटिव एक्शन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ नॉट ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। सामाजिक आर्थिक विकास में सकारात्मक प्रयास भेदभाव को पूर्ण रूपेण निराकरण नहीं कर पाया, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। तो ठीक है, इसको आप विवेचना करिए। अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब होता है रिजर्वेशन वगैरह, जैसे कि कई जगह महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत में, और कई एग्ज़ाम्स में रिजर्वेशंस हैं, और बाकी भी छूट है, फीस माफ़ है, कई जगह अलग अलग है। तो इसमें आपको ये बताना है। बट एक चीज़ ध्यान रहे कि जीएस की तरह इसको आंसर नहीं करना है, जीएस के रूप में नहीं करना है, थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट लगा के बात करनी है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। 6C, क्या राजनीतिक वास्तविकताओं के प्रमाण आधारित नीति निर्माण की गति को बाधित किया है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हैव पॉलिटिकल रियलिटीज थ्वाटेड द मूव टुवर्ड्स एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, क्रिटिकल एग्जामिन। तो आप, अच्छा क्वेश्चन है, और ये किसान आंदोलन वगैरह जो चल रहा है उसी के संदर्भ में क्वेश्चन हो भी सकता है। पॉलिटिकल रियलिटीज थ्वाटेड द मूव टुवर्ड्स एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। तो एविडेंस बेसिकली पॉलिसी मेकिंग से कई क्वेश्चंस है, एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए आप पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, तो बाकी जो किताब है उसके अलावा इग्नो के नोट्स भी थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, अच्छा खासा नोट्स हैं, एंड देन बाकी जो कोचिंग नोट्स हैं आपके पढ़िए, एंड इसको अच्छा यू कैन अच्छा आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 7A, भूमंडलीकरण राष्ट्रीय नीति निर्माण के संदर्भ को प्रभावित कर रहा है। राष्ट्रीय नीति कार्य सूची अंतर्राष्ट्रीय बनती जा रही है, व्याख्या कीजिए। ग्लोबलाइजेशन इज इम्पैक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी मेकिंग, द नेशनल पॉलिसी एजेंडा इज बिकमिंग इंटरनेशनल। बताने की ज़रूरत नहीं है, और इस क्वेश्चन का जो आधार है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आधार ये है कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले, आपको ध्यान होगा एग्ज़ाम तो अभी कंडक्ट हुआ है, एग्ज़ाम के जस्ट पहले कई कोरोना के आपके वो हुए सम्मेलन हुए, आपके जो हुए थे एससीओ के सम्मेलन हुए थे, फिर आपका एनवायरनमेंट पे एक समिट हुआ था, और वहाँ पे इंडिया की जो पॉलिसी है वो बनी थी। उसके लिए इंडिया की पॉलिसी बनी थी आपका क्या इंडिया कितना कोल रिड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की एंट्री हो, चाहे फॉरेस्टेशन कराना हो, या फिर कोल से की जगह न्यूक्लियर जाना और बाकी क्लीन एनर्जी की तरफ जाना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को बढ़ावा देना। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के कुछ इम्पैक्ट है। इसके अलावा हर क्षेत्र में है, ये तो आपका इन्वायरमेंट पे ऊपर हुआ, अपार्ट फ्रॉम दैट कई जगहों पे। बट ये जीएस की तरह अगेन आंसर नहीं करना इसको थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग की बात करनी है, थोड़ा पबेट के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए यू हैव टू आंसर इट। ओके, 7A। नेक्स्ट इज 7B क्वेश्चन। 7B में है लोक सेवा प्रदायगी के लिए सहयोग और इसके सजातों के शासन के दृष्टिकोण में देखने की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। कोलैबोरेशन एंड इट्स कॉग्नेट्स फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी नीड टू बी व्यूड फ्रॉम गवर्नेंस लेंसेज। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो
बाकी चीज़ों के साथ साथ थोड़ा आप इसमें वो भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा करंट अफेयर्स भी, एग्जांपल्स वगैरह भी कुछ अच्छे आप दे देंगे तो अच्छा आपका जो आंसर है वो अच्छा हो जाएगा। ओके, इजी। 7C में क्या है? प्रशासनिक सुधार प्रतिरोध के विरुद्ध प्रशासनिक रूपांतरण का एक कृत्रिम प्रलोभन है। इससे निजात पाने के लिए प्रतिरोधों एवं प्रलोभनों की प्रकृति को पहचान कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज एन आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो ये इन्होंने बोला है गेराल्ड कैडन ने, तो ये फेमस कोट है इनका। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंड्यूसमेंट रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड है, बेसिक बुक से, और एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन चाहिए। तो नेचर ऑफ रेजिस्टेंस और इंड्यूसमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में, दैट यू नीड टू आंसर। सो आई होप कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, नाउ लेट्स टेक अप द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी में विकास की विघटनकारी प्रकृति ने विगत एक दशक में ई शासन की रूपरेखाओं को परिवर्तित किया। विश्लेषण कीजिए। डिसरप्टिव नेचर ऑफ डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has changed the contours of e-governance in last one decade. Analyze disruptive nature of developments. Information technology has changed the इतना। तो बेसिकली डिस्ट्रप्टिव नेचर ऑफ डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो हैकिंग है या फिर प्राइवेसी इश्यूज़ है और इस तरीके के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको लेके और आपको ये बताना है कि किस तरीके से ई गवर्नेंस की रूपरेखा है उसको परिवर्तित किया। तो बेसिकली ई गवर्नेंस में और बेहतर सिक्योरिटी की तरफ आपको ध्यान देना है और प्राइवेसी फैक्टर्स को ध्यान देना है। तो ई गवर्नेंस में बेसिकली चेंजेस हुए हैं, ई गवर्नेंस का जो स्वरूप है, तो और उसका कारण है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो डिस्ट्रप्शन आए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये तो इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 का पार्ट भी है। तो जिन्होंने तैयारी की है दे कैन ईजिली आंसर इट। बेसिक किताबें और नोट से यू कैन आंसर। नेक्स्ट है निष्पादन प्रबंधन रूपरेखा निष्पादन के नियोजन, प्रमापन और अनुसरण के बीच देखने की स्पष्टता को सक्षम बनाता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क enables a clear line of sight between planning, measuring and monitoring performance. Critically analyze. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क enables a clear line of sight between planning, measuring and monitoring performance. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इट। नेक्स्ट है 8C निष्पादन बजटन के उद्देश्यों में खर्च वरीयताकरण, प्रभावशीलता तथा कार्यकुशलता का अध्ययन करना निहित है। क्या निष्पादन बजटन ने सरकारी व्यवस्था में प्रभावशाली रूप से कार्य किया? तर्क दीजिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग इंक्लूड इम्प्रूविंग एक्सपेंडिचर, प्रायोरिटाइजेशन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। हैज परफॉर्मेंस बजटिंग वर्क इफेक्टिवली इन गवर्नमेंटल सिस्टम? अच्छा क्वेश्चन है। बजट की जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बजटिंग, इसके नोट्स आपके पास रहे और थोड़ा बहुत तो लक्ष्मीकांत में भी है, मोहित में भी है, लेकिन आपको अलग से इन चीज़ को आपने आई एम श्योर आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, तो उससे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग न्यू। सो ये था हमारा 8th क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। सो इस सेक्शन में दिस इज सेक्शन सेकंड, पेपर 1 का सेक्शन सेकंड है। तो 5th नंबर का जो क्वेश्चन था ये कंपलसरी था, ये आपको आंसर करना था, और बाकी जो 3 क्वेश्चन है 6, 7 और 8, इनमें से कोई एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन करना था। तो कोई क्वेश्चन अगर आपको पार्ट्स में टफ लग रहा है तो इसमें से 2 क्वेश्चन तक आप छोड़ सकते हो। ये 3 में से 6, 7, 8 में से 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन फिर पार्ट 1 में से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इसमें चॉइस है, टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 5 ही, पहला और दूसरा तो हट गया, पहला दूसरा हट गया, यानी कि आपके बच गए टोटल 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में आपके 2, 3, 4 और सेकंड पार्ट में 6, 7, 8। तो इस 6 में से आपको सिर्फ 3 आंसर करने हैं, फर्स्ट और 5th के अलावा। तो जो भी आपको सही लगे दैट यू नीड टू दैट वो आप आंसर कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका फिक्स सिलेबस है और पैटर्न भी मोर और लेस एक लाइन पे रहता है और इसके ठीक ठाक नोट्स भी उपलब्ध रहते हैं काफ़ी। मैंने बताया कि पॉपुलर ऑप्शनल है और बेसिक किताबें एक बार आप वंस यू फिनिश द बेसिक बुक्स, जिसमें कि मोहित भट्टाचार्य है, प्रसाद की है, लक्ष्मीकांत की है और बाकी भी 1-2 एडवांस बुक्स हैं और फादिया है, तो वो सब आप ख़त्म कर लेंगे और इंटरनेट का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने बताया आपके 180 मार्क्स थे,
तो बेसिक किताबें मैंने पढ़ी और बेसिक किताबों में से जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज़ किया, और जहाँ जहाँ आपके करंट अफेयर्स है एग्जाम्पल्स यूज़ करने थे उसको पबेट की भाषा में, जैसे यहाँ पे कही है पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात कही गई है, ये ई गवर्नेंस वाली बात की गई है, तो यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं और आप डायग्राम्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन मेक अ डायग्राम के थ्रू, सर्कल के थ्रू आप कुछ कुछ चीज़ों को डोनेट करिए। टाइम कम होता है, लिखना ज़्यादा होता है, तो दैट स्ट्रेटजी यू कैन यूज़। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले साल के क्वेश्चंस, 8 साल 10 साल के क्वेश्चन, उनकी आंसर राइटिंग ज़रूर करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और जितने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम सिचुएशन में आप बेहतर आंसर दे पाएंगे। तो ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 का पेपर है, वो आपको मैंने 2020 का वो आपको रख दिया और बता भी दिया क्या क्या क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और रिसेंट में भी पिछले 1-2 साल में भी पबेट में ठीक ठाक लोग स्कोर कर रहे हैं और अच्छा सिलेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो आपका भी अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप अच्छे से ढंग से प्रिपेयर करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी नोट्स वगैरह आपको कलेक्ट करने हैं वो सब आप कलेक्ट करके अपने भी नोट्स बना सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। जो पार्ट 2 है दैट इज़ पेपर 2, वो हम अगला वीडियो बनाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 का। सो दिस इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1, और इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। एंड जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपडेट है वो टाइमली मिलते रहे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे कमेंट में आप लिखिएगा, तो दैट आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई। थैंक यू, गुड बाय।